गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? लास्ट क्लास में हमने सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लिवरेज एनालिसिस। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारे सीएमए इंटर के कोर्स को, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर्स हैं। और हमने फर्स्ट चैप्टर लिवरेज में थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। हमने डिस्कस किया था कि जब एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो दो फैक्टर वो मेनली कंसिडर करता है। पहला फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर होता है रिटर्न। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होता है रिस्क। तो मेनली वो दो फैक्टर को कंसिडर करता है, रिटर्न और रिस्क। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न और कम से कम रिस्क। रिटर्न होना चाहिए मैक्सिमम, रिस्क होनी चाहिए मिनिमम। बट क्या ऐसा होता है क्या? जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ ज़्यादा रिस्क होती है, और जहाँ कम रिटर्न मिलता है वहाँ कम रिस्क होती है। जहाँ एवरेज रिटर्न होता है वहाँ एवरेज रिस्क मिलती है। करेक्ट? तो रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, रुपीस में कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाउ कैन वी कैलकुलेट रिस्क? हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें? रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दे रखी है, और उसमें से एक टेक्निक का नाम है लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि तीन टाइप के रिस्क होती है। पहली रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क, दूसरी रिस्क फाइनेंशियल रिस्क, और तीसरी रिस्क कंबाइंड रिस्क। कितने रिस्क होती है? टोटल तीन टाइप के रिस्क होती है, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और कंबाइंड रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क किस वजह से अराइज होती है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से अराइज होती है। किसकी वजह से? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस में जितने ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा रिस्क रहेगी कि अगर मान लो सेल्स कम हो गई तो नुकसान हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि अगर सेल्स कम हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सेल्स जीरो हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। बट फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, चाहे सेल्स कम हो गई फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी रहती है। तो उसकी वजह से बिजनेस में क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। तो फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा रीजन है बिजनेस में रिस्क का। फिक्स कॉस्ट की वजह से जो रिस्क होती है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क का दूसरा जो मेन रीजन है वो है इंटरेस्ट। अगर एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, लोन से कैपिटल अरेंज की है, तो उसको रिस्क है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही करना है। अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तब तो उसके ऊपर क्या होता है? डिविडेंड। और वो डिविडेंड कब देना होता है? जब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं। बट इन केस ऑफ डिबेंचर एंड लोन, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, चाहे कम प्रॉफिट हो चाहे ज़्यादा प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की वजह से जो रिस्क अराइज होती है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तीसरी रिस्क होती है कंबाइंड रिस्क। फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, इन दोनों की वजह से जो रिस्क अराइज होती है हम उसको क्या कहते हैं? कंबाइंड रिस्क कहते हैं। ये तीन रिस्क हमने डिस्कस की थी, और मैंने आपको बताया था कि इन तीन रिस्क को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर तीन लेवरेजेस पढ़ेंगे। पहला लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए। फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल लेवरेज, और कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड लेवरेज। करेक्ट? फिर हमने डिस्कस किया था लिवरेज क्या होता है। लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। क्या बताया था हमने? लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर क्या होता है? इंडिपेंडेंट, और दूसरा फैक्टर क्या होता है? डिपेंडेंट। मैंने प्राइस एलास्टिसिटी का एग्जांपल देके बताया था, राइट? तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है?
परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर, करेक्ट? और यस यस करेक्ट, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। ये लिवरेज का फॉर्मूला है, मतलब लिवरेज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। फिर हमने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? यस करेक्ट, सेल्स को लिखते हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद क्या रिजल्ट आता है? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस जाएगी तो कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को, तो रिजल्ट क्या आता है? यस ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, डिबेंचर लोन उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आएगा ईबीटी। लेस करेंगे टैक्स को, रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ईपीएस मिलेगा, करेक्ट, अर्निंग पर शेयर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रीब्यूशन है, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंटेज होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितना परसेंटेज होता है उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दोनों मिलकर 100% होते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 80%, तो इसका मतलब है कि पीवी रेशियो इक्वल्स टू 20%। मान लो लिखा हुआ है कि पीवी रेशियो इक्वल्स टू 70%, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू 30%, करेक्ट? यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज आगे चलें। चलिए फटाफट से आप लोग आगे लिखना स्टार्ट करो। आज हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए पहले एक बार मैं एक काम करता हूं, जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने बनाया था एक बार वो वापस बना लेते हैं, क्योंकि मेन वही इंपॉर्टेंट है, ठीक? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों ने तो बना लिया होगा, तो अब आप लोग वापस मत बनाना। इनकम स्टेटमेंट, राइटिंग कैसी आ रही है? ठीक आ रही है? कुछ सालों पहले कुछ स्टूडेंट ने राइटिंग को लेके मेरे को कहा था कि आपकी राइटिंग जोरदार नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी, करेक्ट? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? सेल्स आता है, मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आता है? सेल्स। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन, रिजल्ट आता है कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स, यहां टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स, ठीक है? टैक्स माइनस करने से जो रिजल्ट आता है वो हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो रिजल्ट आएगा अर्निंग्स पर शेयर, मतलब ईपीएस।
ये हमारा बन गया इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जो फॉर्मेट हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में नोट कर चुके हैं। सबसे पहला लिवरेज होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छी तरीके से समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1+2 की स्कीम है। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो फाइनेंशियल लिवरेज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंबाइंड लिवरेज भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता है ना, स्कीम आता है एक के साथ में दो फ्री, तो यहाँ एक के साथ में दो फ्री है। अगर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको फाइनेंशियल लिवरेज समझने की जरूरत नहीं, आपको कंबाइंड लिवरेज समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए देखो, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है सेल्स और एक फैक्टर होता है ईबीआईटी। एक फैक्टर क्या होता है, सेल्स, और एक फैक्टर होता है ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसमें से एक फैक्टर है सेल्स और एक फैक्टर है ईबीआईटी। बहुत ध्यान से समझना, देखो, क्योंकि एक ही समझना है। एफएलसीएल जो फाइनेंशियल लिवरेज है, कंबाइंड लिवरेज है, वो तो बाद में वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक ऑपरेटिंग लिवरेज को बहुत अच्छी तरीके से हमें डिस्कस करना है और समझना है। ठीक है, तो जब ये दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक फैक्टर होता है सेल्स और एक फैक्टर होता है ईबीआईटी। इन दोनों फैक्टर में सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ईबीआईटी डिपेंडेंट फैक्टर है। मतलब जब सेल्स में चेंज होगा, जब सेल्स में चेंज होगा तो ईबीआईटी में चेंज होगा। जब सेल्स में चेंज होगा तब ईबीआईटी में चेंज होगा। तो सेल्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट फैक्टर, ईबीआईटी क्या हो गया, डिपेंडेंट फैक्टर। राइट। तो यहां पर सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं ए पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। इन दोनों में सेल्स इंडिपेंडेंट है और ईबीआईटी डिपेंडेंट है। तो हमने लिवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने नोट भी किया था। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो यहां फॉर्मूला क्या हो गया, यहां फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि सेल्स और ईबीआईटी में डिपेंडेंट फैक्टर ईबीआईटी है और सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। करेक्ट। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्या मतलब, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप, थोड़ा सा डिटेल में इसको एनालाइज करते हैं। ये है क्या, ईबीआईटी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ईबीआईटी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। मान लो आपका एक फ्रेंड है जो आपके साथ में 12th तक तो था, फिर आप लोगों ने सीएमए स्टार्ट कर दी और वो 12th के बाद में उसने केवल ग्रेजुएशन कर रहा है। उसको सीए, सीएस, सीएमए, ये जो कॉमर्स के कोर्स होते हैं, एमबीए वगैरह कुछ भी नहीं करना है। उसने क्या किया, उसके फादर की एक फैक्ट्री है और उसके फादर के हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है। उसने फादर के हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। 12th तक तो आप फ्रेंड थे, स्कूल में सब दोनों साथ में थे। अब आप तो इधर पढ़ने को कंटिन्यू कर रहे हो,
वो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो फैक्ट्री जाएगा पापा की, मतलब बिजनेस करेगा। बट आप तो यहाँ पर सीएमए कर रहे हो, राइट। एक साल बाद दोनों जने मिल गए, कहीं रास्ते में दिखे एक दूसरे को, तो सोचा कि चलो यार बहुत टाइम बाद मिले हैं तो गप्पे मार ली जाए। पहले मारते थे स्कूल में, तो दोनों एक चाय की दुकान पर, क्योंकि सबसे अच्छी जगह गप्पे मारने की कौन सी होती है, चाय की दुकान ही होती है। तो चाय की दुकान पे सोचा कि गप्पे मार लेते हैं, इतने टाइम बाद मिले हैं। तो फिर जब मिले तो दोनों ने अपना एक साल का जो भी था वो सुनाना स्टार्ट किया। उसने पूछा कि और क्या चल रहा है, तो आपने कहा यार बस सीएमए फाउंडेशन क्लियर हो गया और अब मैं सीएमए इंटर की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है ना, अपना तो पढ़ाई चल रही है, सीएमए इंटर के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, फिर सीएमए इंटर, फिर सीएमए फाइनल, और फिर देखो कहाँ पे जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपने फिर उससे पूछा कि चल मेरा तो ठीक है पढ़ाई है, तेरा क्या चल रहा है ये बता। उसने कहा यार पापा की फैक्ट्री है हैंडीक्राफ्ट की, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। फिर आपने इससे आगे कुछ पूछा नहीं, बट उसने बताना स्टार्ट रखा, मतलब कंटिन्यू रखा। उसने कहा कि मेरे बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, मतलब एक साल पहले, जो बिजनेस की सेल्स थी, एक साल पहले जो सेल्स थी, मतलब लास्ट ईयर पापा अकेले ही फैक्ट्री संभालते थे, मैं था नहीं। तो लास्ट ईयर हमारी फैक्ट्री की जो सेल्स थी वो थी 5 करोड़ रुपए। कितनी सेल्स थी? 5 करोड़। आपने भी कहा अच्छा तभी तूने पढ़ाई छोड़ी, बिजनेस इतना अच्छा है, राइट। 5 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और हमारा जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर वो था 1 करोड़। 5 करोड़ की सेल्स थी और 1 करोड़ का प्रॉफिट था। अब मैंने ज्वाइन कर लिया। करंट ईयर में हमारी सेल्स हो जाएगी 10 करोड़ रुपए, मतलब हमारी सेल्स डबल हो जाएगी, क्योंकि मैं और फादर अब दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, तो मैं भी बराबर काम करता हूँ। तो हमने मेहनत की और इस साल हमारी सेल्स हो जाएगी डबल। पिछले साल कितनी थी? 5 करोड़। इस साल कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। मजा आ गया यार। अगर सेल्स डबल, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा, हमें सेल्स से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सीधा मतलब है प्रॉफिट से, करेक्ट ना। हम सेल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सेल्स भली कितनी हो, प्रॉफिट नहीं हो तो मतलब क्या। सेल्स 5 करोड़ की थी तो प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़। अब सेल्स डबल हो रही है, अगर सेल्स डबल हो गई तो इसका मतलब प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, करेक्ट ना। एक बार तो ये दिमाग में आता है कि अगर सेल्स डबल हो गई तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। अगर 5 करोड़ की सेल्स थी, 10 करोड़ हो गई, तो प्रॉफिट 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। 5 करोड़ की सेल्स पे 1 करोड़ का प्रॉफिट, अगर सेल्स डबल हो जाए तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, हम ऐसे ही मानते हैं। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर सेल्स डबल हो जाए तो प्रॉफिट डबल नहीं होता है, डबल से भी ज्यादा होगा। डबल नहीं होगा, डबल से भी ज्यादा होगा। क्यों? अब समझना। अभी अपन लास्ट ईयर की बात करते हैं। लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी? 5 करोड़। प्रॉफिट कितना था? 1 करोड़। तो इसका मतलब है सेल्स और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 4 करोड़। ये क्या हो गई? टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट होगी वेरिएबल और कुछ कॉस्ट होगी फिक्स्ड। अभी हम ये जो प्रॉफिट है ना, ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स के एडजस्टमेंट से पहले। तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी, कुछ फिक्स कॉस्ट होगी। मान लेते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 2 करोड़, आधी वेरिएबल कॉस्ट है और आधी फिक्स कॉस्ट है 2 करोड़। सेल्स 5 करोड़,
टोटल कॉस्ट 4 करोड़, जिसमें 2 करोड़ वेरिएबल है, 2 करोड़ फिक्स्ड है, और प्रॉफिट हो गया 1 करोड़। करंट ईयर में सेल्स हो जाएगी डबल, तो क्या प्रॉफिट डबल होगा? नहीं, डबल से भी ज्यादा होगा। कैसे? जैसे ही सेल्स डबल हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। करेक्ट? वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। तो अगर सेल्स डबल हो गई तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 4 करोड़। बट क्या फिक्स कॉस्ट डबल होगी? नहीं, फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना। फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहेगी, 2 करोड़ ही रहेगी। तो आपकी अब टोटल कॉस्ट क्या होगी करंट ईयर में? करंट ईयर की आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 6 करोड़। और आपकी सेल्स कितनी है? आपकी सेल्स है 10 करोड़। आपकी मतलब आपके फ्रेंड की, राइट? तो 10 करोड़ की सेल्स, 6 करोड़ की टोटल कॉस्ट, तो क्या प्रॉफिट 2 करोड़ हुआ? नहीं, प्रॉफिट हो गया 4 करोड़। 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। सेल्स 5 करोड़ से 10 करोड़, सेल्स डबल, मगर आपका प्रॉफिट हो गया 4 गुना। सेल्स डबल हो गई मगर प्रॉफिट 4 गुना हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सेल्स डबल हुई तो प्रॉफिट डबल होना चाहिए, ये प्रॉफिट 4 गुना कैसे हो गया? इट इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऐसा फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ है। मैं आपको बताता हूं। मान लो अगर उसकी जो टोटल कॉस्ट है करंट ईयर, लास्ट ईयर जो टोटल कॉस्ट है, वो जो हमने लिखा है यहाँ पर 2 करोड़ वेरिएबल कॉस्ट है, 2 करोड़ फिक्स कॉस्ट है। मान लो फिक्स कॉस्ट होती ही नहीं, सेल्स 5 करोड़, वेरिएबल कॉस्ट 4 करोड़, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, और 1 करोड़ का प्रॉफिट। ये सेल्स, ये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट 0। अब अगर सेल्स 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट भी 4 करोड़ से 8 करोड़ हो जाएगी, डबल। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 2 करोड़। मतलब अगर आपकी सेल्स डबल हो रखी है, अगर आपकी सेल्स डबल हो गई तो आपका प्रॉफिट भी डबल ही होगा, 4 गुना नहीं होगा। बट क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट में कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, सेल्स डबल हुई और आपका प्रॉफिट 4 गुना हो गया। अच्छा, एक इसको रिवर्स भी करते हैं। मान लो ये पहली सिचुएशन, करंट ईयर में उसने कहा सेल्स 10 करोड़ होगी। सेकंड सिचुएशन लेते हैं, वो कहता है करंट ईयर में हमारी सेल्स आधी हो जाएगी। आपने कहा क्यों? तूने बिजनेस ज्वाइन कर लिया इसलिए? तो उसने कहा नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है और सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। मान लो उससे वो कहता है, उसने कहा था लास्ट ईयर सेल्स कितनी है? 5 करोड़। इस साल सेल्स हो जाएगी 2 करोड़ 50 लाख, मतलब आधी हो जाएगी। इसका मतलब है लास्ट ईयर अगर सेल्स 1 करोड़ है तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। अगर सेल्स आधी हुई है तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। क्या प्रॉफिट आधा होगा? नहीं, प्रॉफिट आधे से भी कम हो जाएगा। अगर सेल्स 5 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख हो गई, आधी हो गई, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 2 करोड़, वो आधी हो जाएगी, ये श्योर है 1 करोड़। मगर आपकी फिक्स कॉस्ट 2 करोड़ ही रहेगी, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3 करोड़। सेल्स है 2 करोड़ 50 लाख, आपको नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा 50 लाख रुपीस का। क्या हो जाएगा? 50 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। सेल्स आधी हुई है, प्रॉफिट आधा नहीं हुआ है, लॉस हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है फिक्स कॉस्ट की वजह से। अगर मान लो आपकी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती, सेल्स आधी हो जाती 2.5, तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 4 करोड़, वो भी आधा हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है सारी कॉस्ट, तो भी आपको 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। समझा? मतलब फिक्स कॉस्ट की वजह से अगर सेल्स डबल हुई है तो प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा, और अगर सेल्स आधी हो गई तो प्रॉफिट आधे से भी कम। मतलब फिक्स कॉस्ट आपको ज्यादा रिजल्ट देता है, प्लस में ज्यादा प्लस करता है, माइनस में ज्यादा माइनस करता है।
नुकसान में ज़्यादा नुकसान करता है, प्रॉफिट में ज़्यादा प्रॉफिट करता है। आप समझ रहे हो? अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट सेल से भी ज़्यादा बढ़ेगा, अगर सेल्स कम हो गई तो प्रॉफिट सेल से भी ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब बढ़ने में ज़्यादा बढ़ेगा, कम होने में ज़्यादा कम होगा। मतलब फिक्स कॉस्ट रिस्की है। अगर सेल्स कम हुई, देखो यहाँ पर सेल्स आधी हुई है, अगर सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल होती तो क्या नुकसान होता? नहीं होता। अगर सेल्स कम हो जाती, सेल्स आधी हो जाती, तो कॉस्ट भी आधी हो जाती, तो भी प्रॉफिट होता। सेल्स आधी हो गई तो भी प्रॉफिट होता। बट क्योंकि सेल्स टोटल कॉस्ट में आपका कुछ खर्चा वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, सेल्स आधी हुई, वेरिएबल कॉस्ट आधी हो गई, बट फिक्स कॉस्ट आधी नहीं हुई, तो आपको नुकसान हो रहा है। सेल्स डबल हो गई, वेरिएबल कॉस्ट डबल हो गई, मगर फिक्स कॉस्ट डबल नहीं हुई, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फिक्स कॉस्ट रिस्क बढ़ाता भी है और प्रॉफिट को भी बढ़ाता है। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, और अगर सेल्स कम हो गई है तो प्रॉफिट बहुत तेजी से घटेगा। मतलब जितना सेल्स में चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज प्रॉफिट में होगा। सेल्स में जितना चेंज हो रहा है प्रॉफिट में उससे ज़्यादा चेंज होगा। इट इज़ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। और ये जो सेल्स और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप है, ये बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। अब जैसे मान लेते हैं, या फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लेते हैं आपकी सेल्स है 10 लाख, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 4 लाख। मान लेते हैं आपकी फिक्स कॉस्ट है 3 लाख, तो आपका ईबीआईटी कितना हुआ? आपका ईबीआईटी हुआ 1 लाख। करेक्ट? अब अगर सेल्स मान लो डबल हो जाए, 10 लाख से सेल्स डबल होकर 20 लाख हो जाए, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख से डबल हो जाएगी 12 लाख। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 लाख। मगर आपकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख ही रहेगी, तो आपका जो ईबीआईटी है वो 5 लाख रुपए हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालते हैं। ये परसेंटेज चेंज निकालना आता है? चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपके फादर की सैलरी, आपके फादर की सैलरी पिछले साल 10 लाख रुपए थी। कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। और अब इस साल उनकी सैलरी हो गई 13 लाख। लास्ट ईयर 10 लाख थी, इस साल उनकी सैलरी 13 लाख हो गई। अब आपको कहा जाता है कि बताओ सैलरी कितना परसेंट चेंज हो गई। क्या पता करना है? कितना परसेंट चेंज हो गई। तो लास्ट ईयर कितनी थी? 10 लाख। इस साल कितनी हो गई? 13 लाख। चेंज कितने रुपए से हुई? 3 लाख रुपए से चेंज हो गई। 3 लाख चेंज हुई, और पहले कितनी थी? 10 लाख। तो 3 लाख 10 लाख का 30% होता है। तो चेंज इन सैलरी इन परसेंटेज इक्वल्स टू 30%। कितने अमाउंट से चेंज हुई डिवाइडेड बाय पहले थी कितनी, तो 3 लाख रुपए इंक्रीज हो गई डिवाइडेड बाय 10 लाख। सेम यहां पर भी कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पहले कितना था? पहले था 1 लाख, अब कितना हो गया? अब हो गया ईबीआईटी 5 लाख। चेंज कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख रुपए इंक्रीज हो गया, मतलब 4 लाख रुपए चेंज हो गया। और पहले था कितना? 1 लाख। मतलब 1 लाख था, अब 4 लाख चेंज हो गया, तो 4 लाख 1 लाख का 400% होता है। इट मीन्स परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 400%। पहले 1 लाख था, अब 5 लाख हो गया, 4 लाख रुपए चेंज हुआ, 4 लाख 1 लाख का 400%। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन सेल्स, पहले सेल्स कितनी थी? 10 लाख। अब सेल्स कितनी हो गई? 20 लाख। चेंज कितनी हुई? 10 लाख। 10 लाख और पहले थी कितनी? 10 लाख। तो 10 लाख का 100% डिवाइडेड बाय 100%। 400% में 100% का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा।
ऑपरेटिंग लिवरेज इज 4। कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये जो 4 है इसका मतलब क्या हुआ? इस 4 का मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स 1% से चेंज होती है तो ईबीआईटी 4% से चेंज होता है। इस 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर सेल्स 1% से चेंज होती है तो ईबीआईटी 4% से चेंज होगा। मतलब अगर सेल्स 1% बढ़ेगी तो ईबीआईटी 4% बढ़ेगा। अगर सेल्स 1% से कम हो गई तो ईबीआईटी 4% से कम हो जाएगा। अगर सेल्स 10% से बढ़ी तो ईबीआईटी 40%, मतलब उसका 4 गुना परसेंटेज से बढ़े। अगर 10% सेल्स बढ़ रही है तो ईबीआईटी 40% इंक्रीज होगा। अगर सेल्स 10% से डिक्रीज हो रही है तो ईबीआईटी 40% से डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये जो कैलकुलेट करना है ईबीआईटी, ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मान लो आपके पास में ये दो डेटा है ही नहीं, ये एक ही डेटा है, ये एक ही डेटा है, और आपसे कहा जाए कि बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, तो आप कहोगे ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालें? यहाँ तो एक ही डेटा है, चेंज कैसे निकालेंगे? तो आप एक डेटा से भी ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हो। कैसे? आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? आपका कंट्रीब्यूशन है 4 लाख और आपका ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है इसका एक और फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी का डिवाइड किया जाए तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा। ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख। ईबीआईटी कितना है? 1 लाख इक्वल्स टू 4। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू 4। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी का डिवाइड किया जाए तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमें मिल जाएगा, और यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें कितना मिल गया? 4 का मिल गया। ठीक है। जनरली ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, कौन सा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये ज़्यादा काम आता है। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये कम काम आता है, आता तो है बट कम काम आता है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ओके, इसमें सेल्स हो गया इंडिपेंडेंट फैक्टर, ईबीआईटी हो गया डिपेंडेंट फैक्टर। फॉर्मूला बना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यहाँ तक भी ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है, ओके हो गया। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट हो गया। बट अब आगे क्या, इसका यूज क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज 4, हम ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो ऑपरेटिंग रिस्क का है ऑपरेटिंग लिवरेज 4, मतलब 4 का मतलब क्या? 3 होता तो क्या होता? 5 होता तो क्या होता? मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज 4 का मतलब क्या? ऑपरेटिंग रिस्क 4। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या काम आता है? ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। तो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया 4, तो 4 क्या? ऑपरेटिंग रिस्क 4, 4 क्या मतलब? 4 रुपए, 4% क्या मतलब? ये ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या? इससे ऑपरेटिंग रिस्क कैसे कैलकुलेट होगी? ऑपरेटिंग लिवरेज तो निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी का डिवाइड किया, ऑपरेटिंग लिवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया। बट ऑपरेटिंग लिवरेज से रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है? क्योंकि मेनली तो हम रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। अब इस पॉइंट को आप एकदम ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग लिवरेज से ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको जिस कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क आपको पता करनी है उसका ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। अच्छा देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 4 लाख, ईबीआईटी है 1 लाख। आपने 4 लाख में 1 लाख का डिवाइड किया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए नहीं होती, ज्यादा होती। अगर फिक्स कॉस्ट यहाँ 3 लाख की जगह पर
3,20,000 होती तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आता? आपका ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ, ये आपका ईबीआईटी कितना आता? ईबीआईटी आपका 80,000 होता। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए की जगह पर 3,20,000 होती तो आपका ईबीआईटी 80,000 आता। अब अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करूं, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है 4 लाख। ईबीआईटी कितना? ईबीआईटी हो गया 80,000। आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो गया? 5। ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ गया, मैंने फिक्स कॉस्ट बढ़ाई, ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ गया, राइट। अगर मान लो यहां पर मेरी फिक्स कॉस्ट 320 से भी ज्यादा होती, सपोज यहाँ फिक्स कॉस्ट 3,50,000 होती, तो मेरा ईबीआईटी कितना होता? मेरा ईबीआईटी होता 50,000। अब अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाय आपका ईबीआईटी हो गया 50,000, ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 8। मैंने फिक्स कॉस्ट बढ़ाई, ऑपरेटिंग लिवरेज और बढ़ गया। मान लेते हैं मैं यहां पर फिक्स कॉस्ट को और बढ़ा देता हूं, 350 की जगह कर देता हूं 3,60,000, तो मेरा ईबीआईटी कितना हो गया? मेरा ईबीआईटी 40,000 हो गया। अगर मैं यहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करूं 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 10। ऑपरेटिंग लिवरेज फिर बढ़ा, मतलब मैं फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा हूं, ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ रहा है। मान लो यहां पर एक लास्ट एक और ले लेते हैं, जगह उतनी है। यहां पर मान लो फिक्स कॉस्ट मेरी 380 होती तो मेरा ईबीआईटी 20,000 होता। अब अगर मैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करूं 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज 20 होता। देखो, फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज भी इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ज्यादा रिस्क होगी। इसका मतलब है अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है और ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्यादा है। अगर फिक्स कॉस्ट आप बढ़ाओगे मतलब रिस्क बढ़ रही है और ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी रिस्क बढ़ेगी और ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा। तो आप यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज्यादा है मतलब रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब फिक्स कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, और फिक्स कॉस्ट की ज्यादा वैल्यू का मतलब वो है रिस्क ज्यादा है। तो अगर एक कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है मतलब रिस्क ज्यादा है, और अगर एक कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कम है मतलब रिस्क कम है। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज्यादा है मतलब ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है, और अगर ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू कम है तो रिस्क भी कम है। मगर यहां पर एक और दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है कि ऑपरेटिंग लिवरेज की वैल्यू ज्यादा मतलब क्या? जैसे मान लो एक कंपनी है मारुति, आपको यह पता करना है कि इस कंपनी में ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है। तो आपने क्या किया? आपने उस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला, ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया 3। अब 3 क्या है? ज्यादा है या कम? मतलब 3 क्या समझा जाए? इसको ज्यादा समझा जाए या कम समझा जाए? कोई स्टैंडर्ड है क्या जिससे कंपेयर करना है? जैसे मान लो आप बीपी चेक कराने जाते हो, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 का लेवल होता है। 120 से भी ज्यादा चली जाए तो मतलब है हाई बीपी है, और मान लो 120 और 80 से भी नीचे चली जाए मतलब लो बीपी है। तो वहां एक स्टैंडर्ड है कि इससे ज्यादा पे हाई बीपी, इससे कम पे लो बीपी। तो क्या ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है? तो यहाँ पर भी कोई स्टैंडर्ड है कि इससे ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज होगा तो ज्यादा रिस्क होगी, इससे कम ऑपरेटिंग लिवरेज होगा तो कम रिस्क होगी। जैसे मान लो कोई स्टैंडर्ड है, ऑपरेटिंग लिवरेज का स्टैंडर्ड है 2.5। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 से ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है, और ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 से कम है तो मतलब कम रिस्क है। क्या ऐसा होता है क्या कुछ? मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है,
कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर कैसे चेक करें? आपको मारुति की रिस्क पता करना है, आपने मारुति का ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया, मारुति का ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है 3। अब ये 3 ज़्यादा है या 3 कम है, मतलब ज़्यादा रिस्क है या कम रिस्क है, कैसे पता चलेगी? आपको मैं बता दूं कि ये पता चलेगा अदर कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज से कंपेयर करके। अगर आप ये पता करना चाहते हो कि मारुति में ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है, तो केवल मारुति कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। मारुति का तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना ही है, मगर केवल उसका निकालने से कोई फायदा नहीं। साथ में आपको 3-4 और कंपनियों का भी ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कंपेयर करोगे मारुति के ऑपरेटिंग लिवरेज को अदर कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज से। अगर मारुति का ऑपरेटिंग लिवरेज दूसरी कंपनियों के ऑपरेटिंग लिवरेज से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रिस्क है। दूसरी कंपनियों के ऑपरेटिंग लिवरेज से कम है, मतलब कम रिस्क है। दूसरी कंपनियों के जितना ही है, मतलब नॉर्मल रिस्क है, ना ज़्यादा है ना कम। केवल मारुति कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि ज़्यादा है या कम, रिस्क ज़्यादा है या रिस्क कम है। मारुति की रिस्क पता करनी है, मारुति का ऑपरेटिंग लिवरेज तो निकालो ही, साथ में और कंपनियों का भी ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, फिर कंपेयर करो कि मारुति के ऑपरेटिंग लिवरेज को दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज से। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, मेरे बचपन में हो रखा है, ठीक है ना। बिल्कुल ये बात है ना, मतलब ये बात मैंने बचपन में ही समझ ली थी। ऑपरेटिंग लिवरेज से ऑपरेटिंग रिस्क ये कंपैरिजन से पता चलती है, ये बात मुझे बचपन में ही समझ में आ गई थी, ठीक है। अब सुनाई देते हैं, ठीक है। मैं जब 5th क्लास में था, 5th क्लास पास हो गया, 5th क्लास पास होने के बाद में 6th क्लास में आया, ठीक है। तो 6th क्लास में हमारे स्कूल में मैथ्स के लिए एक नए टीचर को अपॉइंट किया। टीचर का नाम था बलदेव सिंह, जैसा नाम वैसे ही टीचर। बलदेव सिंह एकदम खूंखार टीचर थे। खूंखार का मतलब समझे आप? मतलब छोटी मोटी गलती करने पे भी बैंड बाजे बजा देते थे, ठीक है ना। थप्पड़ तो बहुत छोटी बात थी, मुर्गा भी बना देते थे, ठीक है, सब कुछ। तो बलदेव सिंह जो सर थे, वो उनकी हाइट कद काठी एकदम ऐसी थी कि छोटे बच्चे तो उनको देख के ही कहते बस अगर इन सर ने कभी पीट दिया तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे थे वो। तो मैथ्स, अच्छा वो पढ़ाते भी मैथ्स का सब्जेक्ट थे, तो सब्जेक्ट वैसे ही मैथ्स बचपन में तो खूंखारी होती थी, है ना। सोशल स्टडी पढ़ा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैथ्स पढ़ाते थे। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई, 5th क्लास ख़त्म हुआ, समर वैकेशन ख़त्म हुआ, 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ स्कूल, हम 6th क्लास में आ गए। अब स्कूल में नए नए एकदम मिलना होता है, मगर उन सर ने पहले दिन ही हमारे जो खिलखिलाते चेहरे थे वो मुरझा दिए। कैसे? उन्होंने कहा 10 दिन बाद में टेस्ट है, पहला टेस्ट होता है ना। अब जब छोटे थे, मुझे नहीं पता अभी क्या होता है, कि पहले फर्स्ट टेस्ट होता था 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट होता था 10 नंबर का, थर्ड टेस्ट होता था 10 नंबर का, फिर 70 नंबर 70 मार्क्स का हाफ ईयरली होता था, और 100 मार्क्स का ईयरली होता था। उस समय ऐसा होता था, मुझे पता। अच्छा अभी भी ऐसे ही होता है आपके यहाँ पे? ठीक है, मतलब जो भी तरीका था। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी भी ऐसे ही होता है, करेक्ट, वेरी गुड। तो 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 70 नंबर और 100 नंबर, टोटल 200 नंबर हो जाते थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा स्कूल स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा 10 जुलाई को टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और पहला पेपर मैथ्स का। अब क्या क्या कोर्स में आएगा जो आप लोगों ने समर वेकेशन में पढ़ा होगा। हमने कहा पढ़ा क्या? हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कुछ पढ़ा था क्या, कि नहीं। तो अब क्या करें, 10 दिन बाद में तो टेस्ट है, पढ़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा आपको जब 5th क्लास एंड हुई थी, 6th क्लास थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी, तो आपको बताया था कि ये करना है, आपको पूरा बिल्कुल होमवर्क दिया था और आपको तैयारी करके आना है, और बिल्कुल पेपर टफ आएगा और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ऐसा बलदेव सिंह सर ने बोल दिया था।
हम उनको कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि कहने की हिम्मत हमारे में थी ही नहीं, क्योंकि उनकी जो कद काटी थी, भाव भंगिमाएं थी, वो बर्बाद करने वाली थी हम लोगों के लिए। तो हमने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है यार, है ना, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जबान खोले। ठीक है, ओके सर, घर आके तैयारी करेंगे, और तो क्या करेंगे। तैयारी स्टार्ट हुई। 10 दिन बाद में सर ने पेपर दिया, पहला पेपर मैथ्स का। 10 क्वेश्चन दिए। मैथ्स के पेपर में कितने क्वेश्चन दिए? 10। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन हो गए। पेपर लिखना स्टार्ट किया। पहले तो पेपर पढ़ा। ज्यादातर स्टूडेंट को पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, एकदम नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा पेपर बनाया। मतलब वो बलदेव सिंह जी सर थे, वो तो जैसे हमें आईएएस बना के छोड़ेंगे, ऐसा पेपर दिया। ठीक है ना, अब हम छोटे छोटे मासूम से बच्चे कहाँ इतना कुछ कर पाएंगे मैथ्स के अंदर, है ना, नन्ही सी उम्र थी हमारी। उन्होंने हमें 10 क्वेश्चन दिए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है भैया, पेपर भारी। मन ऐसा कर रहा था कि जो पेपर उन्होंने मुझे दिया है, या सबका ही मन कर रहा था, सारे स्टूडेंट का ही मन कर रहा था कि जो पेपर मिला है उसकी कागज की बॉल बनाए और इस सर को ही दे मारे। मगर उनको देखते हुए ये ख्याल हमारे मन में ही रह गया। अब ठीक है, पेपर लिखे क्या, कुछ अच्छा, कुछ बच्चे तो अच्छा छोटे ही थे, ज़्यादा बड़ी उम्र तो थी नहीं, छोटे ही थे, 10-11 साल के कितने होंगे। कुछ बच्चे तो रोने लग गए वहाँ पर कि ये क्या, मतलब बर्बाद हो गए हम तो, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अच्छा, क्या होता है कि छोटे थे तो मैथ्स के नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सोशल स्टडी का पेपर खराब हो जाता कोई बात नहीं, है ना, हिंदी का पेपर खराब हो जाता कोई बात नहीं, सर खराब भी हो क्या रहा है मैथ्स का पेपर, अब क्या करें। तो सबका पेपर ज़्यादातर खराब ही हुआ। अब आपको मैं रिजल्ट सुनाता हूँ, है ना, दे तो दिया अब कैसे करके। मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, 50। उसमें से 40 स्टूडेंट बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौट गए, मतलब 0 मार्क्स, 10 में से 0। ये मैं फर्स्ट टेस्ट बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टेस्ट, बिना खाता खोले पेवेलियन बोल्ड हो गए पहली बॉल पे। 1 नंबर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, शुरू कहाँ से करें पता ही नहीं चल रहा है। 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने खाता खोला, 1 नंबर आया, 10 में से 1 नंबर मैथ्स में। सोचो उसके परिवार में क्या इज्जत हो रही होगी उसकी। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। बिल्कुल आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो मैं था। मेरे आए 6 नंबर। बिल्कुल आपका मन कर रहा होगा कि इन सर के तो 0 आने चाहिए, ये 40 में आने चाहिए, अपने अलावा सबके नंबर खराबी आने चाहिए, नहीं। तो मेरे 6 नंबर आए। मैं मैथ्स में क्लास में टॉपर था। क्यों? यस, बिल्कुल क्लास में अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट के नंबर मत पूछना कितना है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। फर्स्ट टेस्ट, अब मार्कशीट मिलती थी, और वो मिलती थी पेरेंट्स से, सिग्नेचर करा के वापस देनी थी, होती थी, ऐसा होता था ना, हाँ। तो पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के वापस दे दो। मैं गया, बड़ा खुश था मैं तो, कि चलो मज़ा आ गया, मैथ्स में क्लास में फर्स्ट। वैसे तो 10 में से 6 नंबर ही थे, ठीक है ना, मगर क्लास में तो फर्स्ट था ना। तो मैं गया घर पे, मम्मी को, मदर को कहा कि भाई सिग्नेचर करके। मम्मी ने कहा नहीं, शाम को पापा को आने दे। पता नहीं ये, मतलब बचपन में मम्मी की आदत क्या होती थी, पेरेंट्स में तो मम्मी पापा दोनों आते हैं, तो मम्मी साइन कर देती, पापा के पास मतलब सुप्रीम कोर्ट में भेजने की क्या आदत थी उनकी। ठीक है, मैं तो खुश ही था, मैथ्स में तो नंबर आए ज़्यादा ही थे, बाकी में तो छोड़ो ना, अपने को क्या करना। शाम को पापा के सामने मैंने मार्कशीट रख दी कि ये मेरी मार्कशीट आई।
उन्होंने भी बाकी कोई सब्जेक्ट के मार्क्स देखे भी नहीं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं क्या था। उन्होंने मैथ्स में मार्क्स देखे कितने, 10 में से 6। कुछ नहीं कहा मुझे, ना कुछ जोरदार का, ना कुछ बुरा का, कुछ भी नहीं कहा, न्यूट्रल एकदम, साइन किए, ओके। बट मैं तो खुश। मैं क्यों खुश? क्योंकि मार्क्स मैथ्स में क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे आए थे, है ना। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के चेहरे पे हंसी है भी नहीं, आप लोगों के चेहरे पे दर्द भरी हंसी है, ठीक है ना, कि इन सर के नंबर ज़्यादा क्यों आए, 0 आने चाहिए थे। अब ठीक है भैया, मज़ा आ गया, जोरदार। अब हुआ ये कि स्कूल के अंदर सारे पेरेंट्स शिकायत लेके पहुंच गए कि आपने ये क्या कर दिया, मतलब ऐसा कौन टीचर है जो इतना, कोई आईएएस कर रहा है मेरा बच्चा 6ठी क्लास में, 6 क्लास का पेपर ऐसा कौन बनाता है ना, मतलब बर्बाद करना है, बच्चों की मार्कशीट खराब कर दी, ऐसा कुछ कहा। प्रिंसिपल ने भी टीचर को बुलाया, मतलब बलदेव सिंह जी सर को बुलाया कि भाई ये क्या किया आपने, ऐसा कैसे पेपर बनाया, कोई आपने कहीं और की दुश्मनी इन बच्चों से निकाल ली क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैथ्स में होशियार होने चाहिए। अरे क्या होशियार होने चाहिए, पागल आदमी हो आप, ऐसा क्या कर दिया, स्कूल का नाम खराब कर रहे हो। तो बलदेव सिंह जी सर ने कहा चलो ठीक है, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, नेक्स्ट टेस्ट का ध्यान रखूंगा। ओके ठीक है, पेरेंट्स भी मान गए, चलो अब ठीक है, अब हो गया जो, अगली बार ये ध्यान रख लेंगे। उसके महीने भर बाद सेकंड टेस्ट। इस बार उन्होंने जो पेपर दिया वो एकदम इजी, मतलब एकदम ऐसे क्वेश्चन थे, अभी मैं आपको भी सुना दूं तो आप कहोगे कर लिए। 6ठी क्लास का पेपर आज भी आप सीएमए इंटर में कर लो, ऐसा पेपर था, नॉर्मल एकदम। अब आप मार्क्स सुनो, फिर से 50 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट इस बार 10 में से 10 नंबर लेकर आए, कोई एक नंबर भी नहीं कटा, 10 में से 10। 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 10 में से 9 नंबर आए, 7 बच्चे ऐसे थे। 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 में से 8 नंबर आए, हो गई होगी गलती थोड़ी बहुत। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके इस बार भी 6 नंबर आए, पिछली बार कितने आए थे, और वो स्टूडेंट मैं था। अब आपको अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल आपको अब अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सर तो लास्ट आने चाहिए, फर्स्ट कैसे आ गए। तो एक स्टूडेंट ऐसा था जो इस बार भी 6 नंबर लेकर आया, और वो स्टूडेंट मैं ही था। आप सोचो पिछली बार कितने आए, मैथ्स में 6, इस बार मैथ्स में 6। अगर किसी को बाकी का रिजल्ट नहीं पता हो, मेरे फादर को नहीं पता था, अब हुआ क्या, उन्होंने मुझे मार्कशीट दी सेकंड टेस्ट के बाद कि मार्क्स मतलब साइन करा के लेके आओ। अब इस बार मैं डरा हुआ था कि पापा को कहीं पता, पिछली बार तो मैं जोश में था, क्यों, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा क्लास में नंबर आए, इस बार सबसे कम नंबर मेरी है मैथ्स में। पिछली बार तो मैं टॉप पे था मैथ्स में, इस बार मैं सबसे लास्ट में हूँ। मैंने कहा यार पापा को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, मैं डरा हुआ था। मम्मी को कहा यार आप ही साइन कर दो, मम्मी ने कहा नहीं पापा। गजब। शाम को वही पापा आए और मैंने उनके सामने मार्कशीट कैदी की तरह रख दी कि इस बार मारा पीटी मत कर देना, मतलब मैं वैसे तैयारी करके आया था कि 1-2 थप्पड़ पड़ेगी, जब तक तो मैं संभाल लूंगा अपने आप को। तो मैंने मार्कशीट सामने रख दी, मैंने कहा वो साइन करना है। पापा ने मेरे मार्क्स देखे, पिछली बार मैथ्स में कितने आए थे, 6 नंबर, इस बार मैथ्स में कितने आए, 6 नंबर। उन्होंने कहा कुछ बढ़ा भी नहीं कुछ घटा भी नहीं, साइन करके दे दी। उनको कुछ पता ही नहीं चला। उनको क्यों नहीं पता चला? 10 में से 6 पिछली बार भी आए थे, 10 में से 6 इस बार भी आए। उनको पता ही नहीं चला कि पिछली बार ये क्लास में फर्स्ट था मैथ्स में, और इस बार वो क्लास में सबसे लास्ट में है मैथ्स में। अगर पता चल जाता तो दूसरी बार पिटाई हो जाती मेरी। मगर क्यों नहीं पता चला? क्योंकि नंबर तो पिछली बार भी 6 आए थे, इस बार भी 6 आए।
अगर मेरे फादर को ये पता करना है कि ये होशियार है या पिछली बार से रिजल्ट डाउन रहा है या पिछली बार से रिजल्ट प्लस रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेरे मार्क्स तो देखने हैं जो देखने ही है, मेरे मार्क्स क्लास के दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। जब वो पहली बार कंपेयर करते तब पता लगता है कि अच्छा मेरा जो बेटा है, मेरा जो सुपुत्र है, जिसको मैं बार बार मारता रहता हूँ, ये क्लास में एकदम फर्स्ट आया मैथ्स में, शाबाशी देते, आइसक्रीम भी खिला सकते थे, राइट। तो जब वो पहली बार मेरा रिजल्ट देखते, अगर मेरा रिजल्ट दूसरे बच्चों से कंपेयर करते तो उनको पता लग जाता कि ये क्लास में फर्स्ट है। और सेकंड टाइम अगर वो कंपेयर करते मेरे रिजल्ट को दूसरे बच्चों के मार्क्स से, तो उनको पता चल जाता कि ये क्लास में डफर है, सबसे डफर यही है। मतलब 6 नंबर पहली बार भी आए, दूसरी बार भी 6 नंबर आए, उनको पता ही नहीं लगा कि मैं होशियार हूं या होशियार नहीं हूं। आप समझ रहे हैं? तो 60% मार्क्स मेरे मैथ्स में फर्स्ट टेस्ट में भी आए, 60% मार्क्स मेरे सेकंड टेस्ट में भी आए, बट आप फर्क समझो कितना है। तो क्या 6 नंबर बताते हैं कि मैं होशियार हूं या 6 नंबर बताते हैं मैं डफर हूं? नहीं, मेरे नंबर कितने हैं ये तो ठीक है, मगर मेरे नंबर जब तक दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि मैं होशियार हूं या डफर हूं। अब यहाँ पर मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, मैं बताऊंगा, है ना, बताऊंगा, मेरे मन में फिर, नहीं तो मैं किसको बताऊंगा, आप लोगों को ही बताऊंगा। एक और किस्सा याद आ रहा है, ये बात है आज से कुछ साल पहले की। मेरा एक बैच था, मतलब सीए इंटर का बैच था, ठीक है, सीए इंटर का बैच था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और कॉस्टिंग का, ठीक है। तो मैं मेरी इंस्टीट्यूट में बैठा था, तो एक पेरेंट्स आए अपने बच्चे को लेके, उनके साथ में 7-8 लोग और थे। मैंने कहा क्या हो गया, कोई लड़ाई करने आया है, क्या हो गया? उन्होंने कहा हमारे बच्चे ने सीपीटी, उस समय सीपीटी हुआ करता था सीए के अंदर, सीपीटी में 200 नंबर हुआ करते थे, 200 में से 100 पास होने के लिए चाहिए होते थे। मतलब 4 पेपर, 4 सब्जेक्ट थे, 50-50 नंबर के, ऐसे करके 4 सब्जेक्ट थे, टोटल 200 नंबर, 200 नंबर में से कितने चाहिए, 100 नंबर चाहिए, है ना, सीपीटी में ऐसा। सीपीटी के बाद सीए इंटर। तो वो उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है, आप कॉस्टिंग एफएम पढ़ाते हो, तो कॉस्टिंग एफएम के लिए आपके इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं। उन्होंने कहा साहब बच्चा बहुत होशियार है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल जोरदार है। और वो मिठाई का पैकेट लेकर आए थे, और 1 किलो मिठाई मेरे पास सामने रख दी कि सर आप भी खाओ, पर और स्टाफ को भी खिलाओ, और ज़्यादा बच जाए तो घर पे भी ले जाना। मैंने कहा गजब हो गया यार, कुछ ज़्यादा ही खुश है ये। साथ में 7-8, मैंने कहा ये लोग साथ में कौन आए हुए हैं? कि सर हमारे रिश्तेदार है, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए साथ में आए। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए? कोई चुनाव के लिए नामांकन भर रहे हैं जो सब जने आ गए घर के? मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खुशी ज़्यादा थी, सब आ गए। क्या हाँ, हम गांव से हैं तो सब आ गए, सब के सब आ गए, ठीक है ना, चाचा बुआ मासी सब आ गए एक साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, कि बस मुझे दिमाग में लगा, मैंने कहा बस एक ढोल लाने की कमी थी, ये ढोल भी लेके आ जाते। इतने खुश दिख रहे थे वो, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहे थे, है ना, मतलब उनको लग रहा था कि उनके बच्चे ने पता नहीं किला तोड़ दिया है, ऐसा किया है कुछ। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई तेरे कितने मार्क्स सीपीटी में? कि 100। कितने में से? 200 में से। 200 में से 100 नंबर आए, और घर वाले इतने खुश, मतलब लिमिट नहीं है, उतने खुश हो गए। मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, खुश हो रहे हैं तो कोई दुख वाली बात तो है, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मगर आए बराबर उसके 200 में से 100, एग्जैक्ट 100। घर वाले जोरदार खुश, है ना। अगर ये मान लो, मुझे लगता है 200 में से 150 आ जाते उस बच्चे के, तो ये तो भांगड़ा करके जाते मेरे यहाँ पे सब जने परिवार वाले, कि एक तो घूमर बनते ही है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छी बात ही है, अपने को तो मिठाई खाने को मिली, इसमें क्या दिक्कत है, इंटर में पास होगा तब और मिठाई खाने को मिलेगी, फाउंडेशन की मिठाई मिल गई, ठीक है। वो लोग मेरे यहाँ से गए, मैं ऑफिस में बैठा था। आधे घंटे बाद एक मदर अपने बच्चे को लेकर आई, बड़े दुखी थे,
इतने दुखी, ऐसा लग रहा था जैसे, बच्चा तो कुछ ज़्यादा ही दुखी था। बच्चा तो ऐसा लग रहा था, उसके गाल भी लाल थे, लग रहा था कि ये पिट के आया घर से। और उसकी मम्मी एकदम खतरनाक मूड में थी, खूंखार मूड में थी। आई और के सर, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है सीए इंटर में, आपके यहाँ पर कॉस्टिंग और एफएम पढ़ाना है। ठीक है, कर देते हैं। मुझे लगा शकल से बड़ा यूं, मैं ना मामला कुछ गड़बड़ है। तो कि सर, फिर उन वो जो लेडी थे उन्होंने मुझसे पूछा, जो उसके बच्चे की मदर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक बात पूछते हूँ आपसे, इसको आगे पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, या छोड़ा दे पढ़ाई। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, मतलब क्या दिक्कत हो गई। कि नहीं सर, पढ़ता तो है नहीं, पूरे दिन खेलता है, कुछ काम नहीं, इधर उधर ऐसे वैसे। ये दोस्त आए, ये मोटरसाइकिल पे बैठ के गया, पूरे दिन टीवी देख रहा है, वो देख रहा है, मोबाइल, ये मोबाइल की घंटी पूरे टाइम उसके साथ ही रहता है, पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलता रहता है, वो करता रहता है, मैसेज मैसेज, पता नहीं पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा यार उस बच्चे को कहा, क्योंकि पेरेंट्स के सामने हमें भी थोड़ा सा पेरेंट्स के हिसाब से बात करनी पड़ती है। मैंने कहा भाई पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ना चाहिए तुम्हें, सीए का कोर्स थोड़ा टफ भी है, तो पढ़ोगे तो ही आराम से पास होंगे एक बार में। कि यस सर, मैं यही कह रही हूँ, अगर ये नहीं पढ़ रहा तो छोड़ा दो पढ़ाई, इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा नहीं तो आप मेहनत करेगा, अब ये मेहनत करेगा। मैंने कहा एक स्टूडेंट का नुकसान क्यों करूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, अब ये पढ़ लेगा। तो मदर ने कहा कि पता नहीं पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। मैंने फिर उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे सीपीटी में कितने मार्क्स है। कि सर 158। क्या, 158 आउट ऑफ 200? तो ये कमजोर कैसे हो गया बच्चा। ये बात मैंने उसकी मदर को नहीं कही। मैंने कहा 158। मेरा स्टाफ भी मेरे को देखकर हंस रहा था कि अभी एक पेरेंट्स आए जो 200 में से 100 आ गए, उसमें वो इतने खुश हो रहे हैं। और ये आए तो 200 में से 158, उसमें उसकी मदर शायद घर से पीट के लाई है इसको कि यार ये पढ़ता ही नहीं है। दोनों को दो एक साथ आधे घंटे 1 घंटे में ऐसा हो गया ना, तो हमारा दिमाग खराब हो गया कि ये साला क्या हो गया, ऐसा कैसे, एक ऐसा नहीं, एक ऐसा। मेरे दिमाग में बात घूम गई। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर बाद में वो, अब उनके सामने तो पूछ नहीं सकते, फिर बाद में वो पढ़ने आए मेरे से वो स्टूडेंट। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा कि भाई और तुम्हारे घर में क्या। तो पता चला मुझे कि वो जो 200 में से 100 नंबर लेकर आए, उसके घर में कोई भी, मतलब ननिहाल ददियाल कोई भी 10 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, मतलब 10 से ऊपर ही नहीं गया। सब 10 तक, कोई 8th फेल है, कोई 9th फेल है, कोई 6 में 6 बार फेल हो गया है, समझ रहे हो आप। तो सब ऐसे ही है, कोई 10th में भी फेल पास हुआ है तो 3rd डिवीजन से पास हुआ है। फिर आगे 11th पढ़ने में, 11th में कोई आया ही नहीं, कोई घर में ही पूरे। अब उसने फाउंडेशन कर ली, सपोज सोचो आप, मतलब उस बच्चे ने फाउंडेशन कर ली उस फैमिली में जहां पर 10 से ऊपर कोई आया ही नहीं। तो बच्चा तो क्या हो गया, मतलब वो तो खुद ही स्वामी विवेकानंद हो गया उस घर का, नहीं। तो वहां पे अब वो उसकी क्या घर में, फिर मैंने उस बच्चे से भी पूछा जिसके 200 में से 158 आए थे। मैंने पूछा भाई तुम्हारे क्या घर में और। कि सर मेरी सिस्टर है जिसने अभी 2 साल पहले ही सीपीटी करी है, उसके 200 में से 188 आए थे। अच्छा। फिर एक उसके बुआ जी का लड़का है, उसके 184। एक उसका मामा जी का कोई बेटा है, वो आईआईटी टॉप किया हुआ है, ऐसे वैसे उसने बताना जब शुरू किया ना, मैंने उसको कहा रहने दे भाई, तू किस फैमिली से बिलोंग करता है, तेरी गलती नहीं है, तू उस घर में पैदा हो गया, ये गलती है। तू सारे सूरवीरों के बीच में पैदा हो गया, अब तेरे 158 मार्क्स किसी को दिख ही नहीं रहे। तो उनके बीच में पैदा हो रखा है जहाँ पर 190 195, जहाँ पर 2 नंबर कम आने पर भी लोग सोचते हैं ये 2 नंबर कहाँ कम हो गए। तो उस परिवार में पैदा हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये हो गया कि तू बचपन से जुर्म सह रहा होगा। मुझे उस बच्चे के साथ में बहुत हमदर्दी थी। वो बच्चा बचपन से जुर्म सह रहा होगा, उसको बचपन से गिना रहे होंगे, देख 3rd क्लास में तेरे इतने कम नंबर आए, तेरी बहन के देख, तेरे बुआ जी के लड़के देख, मामा जी के बेटे देख, चौथी में, 7वीं में, 10वीं में, 12वीं में, 9th में। वो बचपन से
माइनस ही चल रहा होगा, और पेरेंट्स गिनाते रहते हैं कि देख वो देख, उसके देख, तेरे देख, उसके देख, तेरे देख, उसके देख, तेरे देख, उसके देख, तेरे देख। अब बताओ, उसके तेरे में जिंदगी खराब हो गई, पूरा बचपन उसके तेरे में निकल गई। क्यों? उसके देख, तेरे देख, उसके देख, तेरे देख, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप होशियार हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में होशियार है या नहीं, वो फर्क पड़ता है। अगर आपके घर में पढ़े में कोई होशियार नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपकी जिंदगी सफल है, मजा आ गया। आपको ऐसे घर में ही पैदा होना चाहिए जहां पर कोई पढ़ाई में होशियारी नहीं है। आपके 70% भी 100% के बराबर है ना? और बाई चांस आपका जन्म ऐसे घर में हो गया जहां पर सूरवीर सारे के सारे विद्वान ही विद्वान भरे हुए पड़े, भाई साहब बर्बाद हो चुके हो आप। आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप भी विद्वान बनो, नहीं तो आप बर्बाद हो चुके हो, है ना? तो ये किस्सा याद आ गया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। करेक्ट। तो यहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज आपको, जैसे मान लो आपको पता करना है कि इन्फोसिस इन्फोसिस में कितनी रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है। तो आपने इन्फोसिस का ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया। इन्फोसिस का ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया सपोज 3। अब इससे आप ये नहीं पता कर सकते कि इन्फोसिस में रिस्क ज्यादा है या रिस्क कम है। केवल इन्फोसिस के ओएल से कुछ पता नहीं चला, मेरे मार्क्स से पापा को कुछ पता नहीं चला कि मैं होशियार हूं या डफर, नहीं ना। अब क्या करना पड़ेगा? मान लो एक कंपनी है विप्रो, एक कंपनी है टीसीएस, एक कंपनी और आप ले लो यहां पर टेक महिंद्रा, है ना? आप उनका भी ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। मान लो विप्रो का ऑपरेटिंग लिवरेज आता है 4, टीसीएस का आता है 7, टेक महिंद्रा का आता है 5। तो इन्फोसिस में आपको रिस्क पता करनी है, तो इन्फोसिस का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो दूसरी कंपनियों के ऑपरेटिंग लिवरेज से कम है। मतलब इन्फोसिस में जो ऑपरेटिंग रिस्क है वो कम है। अगर मान लो ऐसा होता कि ये 3 है और ये 2 होता, ये 2.5 होता, ये 1.5 होता, तो हम कह सकते थे कि इन्फोसिस में जो रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है, वो ज़्यादा है। एक कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज तो कैलकुलेट करना ही है, आपको और कंपनियों के भी ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कंपेयर करोगे कि कहाँ ऑपरेटिंग रिस्क कम है और कहाँ ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है। समझ गए? तो ऑपरेटिंग लिवरेज किसको बताता है? ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है। ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने का, जितनी ज़्यादा ओएल की वैल्यू होगी, मतलब यहां पर अपन लिख सकते हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब हाई ऑपरेटिंग रिस्क। किससे ज़्यादा है? कंपैरिजन में, ठीक है? हाई ऑपरेटिंग रिस्क। और अगर ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, लो ऑपरेटिंग रिस्क। तो ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है सेल्स, दूसरा फैक्टर होता है ईबीआईटी। एक फॉर्मूला इसका है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और एक फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा रिस्क है, और कम होने का मतलब है कम रिस्क है। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट कर लो। अब हम आते हैं दूसरे लिवरेज पे। नोट कर लिया आपने? ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे लिवरेज पे, और दूसरा लिवरेज कौन सा है?
दूसरा लिवरेज है फाइनेंशियल लिवरेज। सेकंड लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक होता है सेल्स और दूसरा होता है ईबीआईटी। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशनशिप बताता है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। किसके बीच में? ईबीआईटी और ईपीएस। ईबीआईटी और ईपीएस में ईबीआईटी होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर और ईपीएस होता है डिपेंडेंट फैक्टर। मतलब जब ईबीआईटी में चेंज होगा तो जाकर ईपीएस में चेंज होगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है ओएल जैसा, कॉन्सेप्ट सेम है, बस चीज को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज, रिलेशनशिप बिटवीन हाँ प्रिफरेंस शेयर अगर होते हैं, प्रिफरेंस शेयर होते हैं तो अभी हमने ऐसा माना है कि प्रिफरेंस शेयर नहीं होते। प्रिफरेंस शेयर अगर होते हैं तो कहाँ फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ प्रिफरेंस शेयर अगर है तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ये मान रहे हैं प्रिफरेंस शेयर है ही नहीं, ठीक। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें सेल्स हो गया इंडिपेंडेंट, सॉरी ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में, वो बातों में रह गया। ईबीआईटी एंड ईपीएस, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। इसमें ईबीआईटी हो गया इंडिपेंडेंट और ईपीएस हो गया डिपेंडेंट। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर इसका एक फॉर्मूला और है, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। देखो समझना, ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट बताता है। किसका इफेक्ट बताता है? फिक्स कॉस्ट का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। किसका इंपैक्ट आ रहा है? फिक्स कॉस्ट का। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है इंटरेस्ट का इफेक्ट, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या फॉर्मूला हो गया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। मतलब इसके फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। वहां पर फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट है, फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट है, इसीलिए फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। या इंटरेस्ट का इफेक्ट है तो फॉर्मूला बना ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी और उतना ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज होगा। जैसे हमने ओएल में पढ़ा था, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। यहां पर अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है, मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया, फिर इसमें लिखिए हाई फाइनेंशियल लिवरेज। अगर फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा है मतलब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, हाई फाइनेंशियल रिस्क। और अगर फाइनेंशियल लिवरेज कम है मतलब लो फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट। तो सेम है, वहां पर फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। एक तीसरा होता है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, हाँ यहां पे भी रिस्क, बिल्कुल
कंपैरिजन से ही पता चलती है। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में आपको एक कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज को दूसरी कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज से कंपेयर करके पता करना पड़ेगा रिस्क ज़्यादा है कम। यहाँ पर भी अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क पता करनी है तो एक कंपनी, जिस कंपनी का आप फाइनेंशियल रिस्क पता करना चाहते हो उसके फाइनेंशियल लिवरेज को अदर कंपनी के फाइनेंशियल लिवरेज से कंपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज फर्स्ट ये बताता है, देखो कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड रिस्क के लिए काम आता है। ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये बताता है सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप, और कंबाइंड लिवरेज बताता है सेल्स का ईपीएस से रिलेशनशिप। अगर सेल्स में चेंज हो जाए तो ईपीएस में कितना चेंज होगा, ये बताता है आपका कंबाइंड लिवरेज। इसका फॉर्मूला लिखिए आप। ये बताता है, सबसे पहले तो लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। इन दोनों में सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ईपीएस डिपेंडेंट फैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। और इसका एक और फॉर्मूला है ओएल मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। इसके तीन फॉर्मूले, ओएल और एफ को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी सीएल आ जाएगा। अगर कंबाइंड लिवरेज ज्यादा है, हाई कंबाइंड लिवरेज, हाई कंबाइंड रिस्क, मतलब लिवरेज ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा रिस्क, कम होने का मतलब है कम रिस्क, लो कंबाइंड रिस्क। देखो फॉर्मूला याद करना भी आसान काम है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्मूला याद करना क्यों आसान है और कैसे आसान है। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए समझना, देखो यहां पर जो इनकम स्टेटमेंट बनता है उसमें सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला रिजल्ट आता है ईबीआईटी, लेस करते हैं इंटरेस्ट आता है ईबीटी। मैं यहाँ पे एक बार ईबीटी तक ही बनाता हूँ, ठीक है। ओएल का फॉर्मूला है ना, ओएल किसका इफेक्ट बताता है, ओएल इफेक्ट बताता है फिक्स कॉस्ट का, इसलिए फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये ओएल। फाइनेंशियल लिवरेज किसका इफेक्ट बताता है, इंटरेस्ट का, फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट दोनों का इफेक्ट बताता है, इसलिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ईबीटी। मतलब एक का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एक है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, एक है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है, आराम से याद किया जा सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्या फॉर्मेट होगी एक बार वापस से बताएं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट ईबीटी, लेस टैक्स नेट प्रॉफिट, और उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करोगे तो आएगा अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस। ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। वो सेकंड वाला परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ।
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और कंबाइंड लिवरेज रिलेशनशिप बताता है सेल्स और ईपीएस के बीच में। फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या फिर ओएल इंटू एफएल। ओएल और एफएल को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको सीएल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिवरेज। 3 लिवरेज के फॉर्मूले आपको ध्यान रहना चाहिए, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। एक मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या फॉर्मूला था? यस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन में सेल्स का डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो आपको पीवी रेशियो मिल जाएगा। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक इसमें थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला और काम आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम ये क्लास आज की यहीं एंड करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी आप आज का होमवर्क है, क्या है? आपको ये सब कुछ फॉर्मूले पढ़ के आना है, 3-4 बार पढ़ के आना है। ठीक है? ओएल का फॉर्मूला, एफएल का फॉर्मूला, सीएल का फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फॉर्मूला। एक और मैं बता रहा हूँ, एसेट टर्नओवर रेशियो। ये हो सकता है आपने कभी पढ़ा होगा, एसेट टर्नओवर रेशियो। वैसे तो अपने पूरा एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसमें पढ़ेंगे, मगर एक बार लिख लो क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इसका यूज क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आज आपको पढ़ना है, 4-5 बार पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल 4-5 बार पढ़ना है। ठीक है, हाँ। और ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला, और एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। ये 4-5 बार पढ़ना है, मतलब कंठस्थ हो जाने चाहिए। कंठस्थ का मतलब समझते हो? एकदम मैंने बोला और आपने सुना दिया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? तो ये 5-6 चीज़ें आपको करके लानी है नेक्स्ट क्लास से पहले। तो फिर जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो फिर बिल्कुल आपके लिए फटाफट से ये सब आगे चैप्टर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करें। हाँ बिल्कुल, उस बच्चे का तो आगे क्या हुआ ये मत पूछो, 158 वाले का क्या हुआ और 100 वाले का क्या हुआ मैं बताऊंगा नहीं, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली पेरेंट्स ऐसा करते हैं। ठीक है? यस, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।